कैसे विकास की आप लोग बात करें। आप तो हमेशा चाहते हैं कि मुसलमान लाइन में लग जाए और वो किट का मोहताज रह जाए। आप कभी नहीं चाहते कि मुसलमान चुनाव लड़े और वो पार्लियामेंट में या किसी भी सदन में जाके पहुंचे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाहीन खान है। और अब आप अभी पूछ रही थी कि मोदी की सौगात को किस तरीके से आप देख रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मोदी जी की सौगात 11 साल से कहाँ थी? इतने साल से ना हर साल ईद होती है, तब से वो कहाँ थे? इसी साल क्यों सौगात दी जा रही है? और अगर मुसलमानों को उन्हें सौगात देनी है तो सबसे पहले मुसलमानों की हकदारी उन्हें दे, उनको सम्मान दे। और जिस तरीके का अन्याय इस देश के अंदर मुसलमानों के साथ खास तौर से पिछले 11 साल से हो रहा है, वो न्याय यहाँ पर मुसलमानों को दे, तब जाके। आप नहीं देखते किस तरीके, मैं आपसे पूछूं, सोशल मीडिया से लेकर आप जमीनी हकीकत देख ले किस तरीके से मुसलमानों के साथ में हो रहा है। आज मुसलमानों को महसूस कराया जा रहा है कि वो सेकंड रेट का सिटीजन इस देश के अंदर, जबकि सब बराबर के, चाहे हिंदू है मुसलमान। मैं आपका नाम भूल गई। शाहीन खान मेरा नाम। तो शाहीन जी, मुझे मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार या नहीं होता, तो कुछ आप बताना चाहेंगे कि कोई घटना या कोई? बिल्कुल, घटना से आप सबसे बड़ी घटना आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के सीएम किस तरीके की भाषा आज मुसलमानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं एक सदन के अंदर रहते हुए। क्या आपको नहीं दिखता? क्या आप तभी से मानेंगे कि कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है? वो एक जबान को कटमुल्ला की जबान कह रहे हैं, जबकि उर्दू जबान इस देश की तहजीब है। आज एक सीओ जिनका काम है प्रशासन शासन की जो एक पूरा जो व्यवस्था होती है उसको बनाए रखने का, आज वो तय कर रहे हैं कि अगर आपको होली पे बर्दाश्त नहीं है तो आप घर से बाहर मत निकले। इस तरीके का बयान तो मुसलमान समाज भी कह सकता है कि अगर आपको मीट की दुकानों से परेशानी है तो आप 10 दिन नवरात्रों के अंदर बाहर मत निकले। तो इस तरीके की व्यवस्था को लेकर के किस तरीके की बयानबाजी हो रही है? आपने योगी जी की बात को कहा, वो बिल्कुल गलत था। आप अबू आजमी को भी गलत कहती होंगी औरंगजेब? बिल्कुल, देखिए, अगर इस देश का कोई भी, इस देश का नेचर है हिंदू मुसलमान की एकता, यानी कि डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी। बिल्कुल, डाइवर्सिटी, सेकुलरिज्म बोल लो, अभी कुछ भी बोल दो, अलग अलग रोग के लोग इस तरीके से इस पूरे देश में सदियों से रहते आए, रह रहे और रहेंगे। अगर कोई भी इस देश के नेचर के साथ खेलेगा, चाहे योगी जी हो चाहे अबू आजमी जी हो, पूरे के पूरे गलत है। हम किसी एक को सही नहीं कह रहे, किसी एक को गलत नहीं कह रहे। और यहाँ पर आपने जो बात कही, किस तरीके की बात आप आ रही है? वहाँ उत्तर प्रदेश में बोल दिया जाता है कि ईद के दिन नमाज नहीं होगी सड़कों पर होगी, आपका पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, आपके लाइसेंस कर देंगे। किस तरीके के बयानबाजी आप कह रहे हैं? नमाज साहिबा, अगर रोड पर नमाज होगी, मैं सिर्फ एक जो दिमाग में प्रश्न आता है वो पूछ रही हूँ, अगर रोड पर नमाज होती है तो क्या ट्रैफिक नहीं लगेगा? मतलब क्योंकि मुझे नहीं पता, तो बचपन से मैम इतने समय की हो गए, व्यवस्था हमेशा जो प्रशासन का काम होता है व्यवस्था बनाए रखने का, और नमाज हर जगह नहीं होती है, एक पर्टिकुलर उसका पॉइंट होता है जिसपे हमने बचपन से देखा है कि खुद पुलिस वाले व्यवस्था बनाते हैं, और मुश्किल से 10 मिनट की वो नमाज होती है जिसमें कुछ लोगों को जगह नहीं मिलते, वो रोड पे होते हैं। ना ही उस दिन स्कूल खुला होता है, ना ही उस दिन किसी और तरीके का ट्रैफिक चला होता है। सबको पता है ईद है, और 7 साढ़े 7 बजे तक मैम साहिबा नमाज पूरी हो भी जाती है। उस समय शायद आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो सोए हुए होते हैं। तो ये सब एक तरीके का जो है तरीका है कि आप किस तरीके से बताएंगे कि ये मुसलमान है, और आपको अगर यहाँ पे रहना है तो सेकंड दर्जे पे रहना होगा, आपको बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा। तमाम चीजें रोड पर नमाज होने देनी चाहिए। क्यों हमेशा नमाज हमेशा नहीं होती है। ईद की नमाज होती है या कोई खास जुमा होता है, जैसे कल है अलविदा का जुमा, तो तब शायद बहुत सारे लोग मजबूरी में पढ़ेंगे क्योंकि नमाजें पूरी तरीके से मस्जिद जो है फुल हो जाती है। आप यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि रोड पर नमाज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अचानक क्यों याद हो गया कि रोड पर नमाज होनी चाहिए नहीं चाहिए? 10 साल 11 साल से तो पुरानी सरकारों में हमने कभी नहीं सुना। बचपन से बड़े हो गए, हमने तो कभी नहीं सुना अपने पेरेंट्स की ज़बान से किसी भी। यहाँ पर सब है, आप हिंदू इलाके में चले जाइए, उनसे पूछ लीजिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो किट की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है खान साहिबा कि ये क्या जो आने वाले समय के चुनाव है, जैसे बिहार चुनाव नजदीक है, तो क्या ये उस चुनाव को जीतने का एक? बिल्कुल मैम, ये जग जाहिर है, क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव है, इसलिए मुसलमानों के नाम पे बाहर मोदी जी ने दे दिया है। आप अब तक कहाँ चले गए थे? और अगर रही बात किट की मैम, आप एक तरफ कह रहे हो कि आप स्पीकर नहीं चलाइए, आपकी अजान नहीं होगी, आपकी नमाज सड़कों पर नहीं होगी, तो ये कैसी सौगात है? लगातार नाइंसाफ़ी इस देश के मुसलमानों के साथ हो रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तरह तरह के फरमान जारी कर दिए जाते हैं। कोई एमएलए कह रहा है कि मीट की दुकान अगले 10 दिन तक नहीं चलेगी। मैं मानती हूँ अगर किसी तरीके की घटना की वीडियो सामने आ रही है तो वो प्रशासन का काम है, उसकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों पर लगाम लगे, ना कि उनके नाम पर पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किए। ये किसी भी सरकार को जो है शोभा नहीं देता, चाहे ये सरकार हो या कोई और सरकार हो। अच्छा, एक और मुद्दा जो मैं सलीम जी से बात कर रही थी, जिक्र कर रही थी, वो था वक्फ बोर्ड का। आपने सुना है वक्फ बोर्ड के बारे में? बिल्कुल सुना है।
17 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है, बहुत सारे मुस्लिम संगठन आते हैं और वहाँ पर धरना देते हैं, ओवैसी जी भी आते हैं। मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये किट, ये जो सौगाते मोदी है, क्या ये एक मैं कहूँ जुमला है वक्फ बोर्ड को लागू करने के लिए, उसके संशोधन करने के लिए उसमें? बिल्कुल मैम, ये जिसे मैंने बताया, एक तरफ आप दूसरी तरीके की बातें कर रहे हैं। आप जब आए थे सत्ता में, आपने कहा था मुसलमानों के एक हाथ में कुरान होगी और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होगा। ये बातें कहाँ पर चली गई? आज आप मुसलमानों को तरह तरह के जो है मुद्दों में भटकाने की, उन्हें इतना परेशान कर रहे हो कि वो असल मुद्दे से वो भी भटक जाए, और आप तो कुछ मुसलमानों के लिए कर ही नहीं रहे। जैसे आपने वक्फ बोर्ड की बात की, वक्फ बोर्ड में आप किस तरीके के बिंदु लेकर आ रहे हैं? आपका घर है, आपका घर सबसे बेहतर तरीके से आप चला पाएंगे या आपका पड़ोसी चला पाएगा? आपके घर में मैं आके बोल देती हूँ, आज से आपके घर में आपका पड़ोसी पूरी तरीके से जिम्मेदार हो गया, वो तय करेगा आपकी किचन कहाँ पे होगी, आपका रूम कहाँ पे होगा, ये कहाँ तक वाजिब है। इन सेम वे वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो मुसलमानों के समाज के लिए बना हुआ है। मुसलमानों के लिए वो वक्फ जो है, तरह तरह के लोग जो कि माली रूप से जो है सक्षम है, वो लोग दान कर देते हैं। अब वो वक्फ बोर्ड की पूरी जिम्मेदारी है कि वो उसको बेहतर वे में, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करें। अब उसमें आप जो है पूरा पॉलिटिकल एजेंडा लेकर के आ जाते हैं कि अब उसमें मुसलमान महिला होगी, हिंदू उसमें जो है मेंबर होगा, तो ये कहाँ तक वाजिब आपको लगता है? ये सारी बातें मैम देखिए, गवर्नमेंट, हमें मोदी जी से कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। वो हमारे प्रधानमंत्री, हम उनकी इज्जत करते हैं और सबको करनी भी चाहिए। उनकी भी जिम्मेदारी हम सबके प्रति बनती है कि जिन मुद्दों को लेकर के वो आए, विकास के मॉडल पर वो आए। दिल्ली के लोगों ने भी बीजेपी की सरकार को चुना है, अब वो सत्ता में आ गए तो उनका काम है वो काम की राजनीति करे, ना कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करे। अंतिम में प्रश्न देखिए, अभी आपने कहा कि 11 साल से क्यों नहीं याद है? बीजेपी अक्सर ये दावा करती है कि हम जो भी योजना लाए, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे शौचालय का हो, या आदि आदि जो भी वो योजना लाए, वो जितना हिंदू को मिल रहा है उतना ही मुसलमान को भी मिल रहा है। तो क्या ये बात झूठ है? क्या उसका लाभ, उन योजनाओं का लाभ क्या मुसलमान नहीं उठा पाता? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो यहाँ पे हमें करेक्ट करना पड़ेगा, ये मोदी जी की सौगात है, ये केंद्र सरकार की सौगात है। मोदी जी बीजेपी की भी नहीं, केंद्र सरकार की है। केंद्र में जो भी सरकार होगी वो उसका काम है, उसका दायित्व है काम करना लोगों के लिए। कोई भी पर्सनल क्रेडिट नहीं ले सकता कि मोदी जी कुछ कर रहे हैं या फिर कोई और कुछ कर रहा है केंद्र में। तो लेकिन अभी एक सेकंड में आप मोदी नहीं यहाँ पे लिख सकते, आपको लिखना है, आप केंद्र लिखिए वहाँ, केंद्र सरकार की सौगात। सही वर्ड ये होता है, सही तरीका यही होता है, ठीक है। और आप अभी आपने पूछा कि क्या लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता? नहीं, क्या जितना मुस्लिम हिंदुओं को मिल रहा है क्या आप लोगों को नहीं मिलता? बिल्कुल, मुस्लिम्स को भी मिलता है, मैं उस पर कोई ये नहीं कह रही कि डिनाई नहीं कर रही, नहीं मिलता है। पर देखिए, आप एक तरफ किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और दूसरी तरफ उससे तरह तरह से छीन रहे हैं, आप लोगों का अधिकार यहाँ पर छीन रहे हैं। तो क्या आप किस तरीके से आप सौगात दे रहे हैं, किस तरीके से आप योजनाओं का लाभ दे रहे हैं? तो ये हो गई कि आप दिखा कुछ और रहे हैं और असल में आप कुछ कर रहे हैं। आपने बात करी एमएलए आज जो भाषा बोल रहे हैं दिल्ली के अंदर, नेगी जी मीट को लेकर के बोले, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा में इसी तरीके का बयान दिया था मटन और मछली को लेकर के, ठीक है, आपने सुना होगा किस तरीके से खाने। तो क्या आज बीजेपी तय करेगी लोग क्या खाएंगे, कब खाएंगे, कब तक खाएंगे? ये किस तरीके का आप जो है पूरा लॉ एंड ऑर्डर, पूरा प्रशासन, पूरा सरकार जो है आप लोगों के साथ में सेट। लोगों ने आपको बेरोजगारी मिटाने के लिए, रोजगार लाने के लिए, उसके लिए चुना है। आप कृपया करके जो आपके काम एक सरकार के बनते हैं, आज सरकार तो प्रशासन का काम कर रही है और जो प्रशासन है वो सरकार, वो नेता बन रहा है। आप संभल के सीओ को ले लीजिए, आज नेता पूरे बनकर वो बैठ गए जबकि वो प्रशासन के अंदर है। उनका पूरी जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था वहाँ बनाए। अगर कोई लोग नहीं निकल पा रहे, ये उनकी जिम्मेदारी है कि सिक्योरिटी दे के लोगों को होली के दिन में, ना कि ये कहे कि आपको अगर आपत्ति है तो अंदर जाकर बैठ जाइए। ये अगर वो ये मेंटेन नहीं कर सकते, उन्हें कोई हक नहीं है पद पे रहने का। और रही बात, आज जिस एमएलए का काम होना चाहिए लोगों के लिए व्यवस्था करने की, आज वो एमएलए पूरी तरीके से प्रशासन बनकर बैठे। एमसीडी का काम एमसीडी को करने दीजिए, किसकी दुकान पे किसका नाम होगा, किसकी दुकान खुलेगी, किसकी नहीं खुलेगी। किसी भी एमएलए, किसी भी काउंसलर के अधिकार क्षेत्र के अंदर ये काम नहीं आता है। तो कृपया करके आप हमारी दिल्ली को, प्यारी दिल्ली को जो हमेशा से, इसको मिनी उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश ना करें। ये मैं पूरा दिल्ली वासियों की तरफ से एक मैसेज क्लियर कट दे रही हूँ। अच्छा, मुझे ये लग रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको देखा था, आपके हाथ मुझे बिल्कुल देखा होगा, मैं माइक से भी और
4 PM नाम का बिल्कुल 4 PM से अब आप ये लाइन दे सकते हैं अपनी आराम से। और मुझे पता है अब आप कैसी टैग लाइन नहीं, मुझे क्योंकि मुझे अभी क्योंकि वो भैया जो बोले थे मुझे आपकी टैग लाइन भी पता चल गई, अब आप क्या टैग लाइन देने वाले हैं। तो हम सब मैंने बस देखा खैर, आप आइए, आपका स्वागत है। मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ और बोले देखिए आप, मैं जो आपसे पूछना चाहती हूँ, हम एक जर्नलिस्ट पहले हैं जब हम पब्लिक के बीच में आते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल, बाद में मैडम जी मेरा एक सवाल है ना, तो वो मैं पूछ लेती हूँ। हम मुसलमान या हिंदू बाद में हैं, हम लोग एक जर्नलिस्ट हैं और हमें आके यहाँ पे एक ओपन ओपिनियन लेनी चाहिए, ना कि एक एजेंडे के तौर पे लोगों के बीच में आना। नहीं, तो वो एजेंडा चलाने वाले जाने। बहरहाल मैं ये पूछना चाहती तो हूँ, मैंने आपको कहा हाँ नहीं खैर, तो मेरे पास तभी तो मैं इतना आपसे समय कह था, रही हूँ। thank you so लेकिन much। एक सवाल, बस एक सवाल यहाँ तक जो है, हाँ। योगी जी हो, मोदी जी हो, हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। कृपया करके ऐसे काम, बिल्कुल ऐसे कृपया करके इस तरीके के काम, इस तरीके की चीजें आप कीजिए जिससे लोगों के और मुसलमान और आपके बीच की नजदीकियाँ बढ़े, ना कि आपके बीच में दूरियाँ बढ़ती जाओ। बताइए, जो मैं जानना चाहती हूँ, मैंने इनसे भी यही सवाल किया। शाहीन बाग एक समय पर बहुत बड़ा मुद्दा रहा। अभी जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर हाँ ना हो रही है, आपको क्या लगता है आने वाले समय में ऐसी स्थिति क्या दोबारा उत्पन्न? मुझे आप पहले बताइए शाहीन बाग में ऐसा क्या हुआ था? जैसे उस समय जो बड़ी घटनाएं हुई, मार धाड़ हुई, कुछ नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुई थी। जो जहाँ हुआ था जमुना पार हुआ था और बीजेपी के नेता सब जग जाहिर है किसने करवाया था। नहीं, तो क्या यहाँ पर ये शाहीन बाग में कुछ नहीं हुआ था। शाहीन बाग में के आसपास अनुराग ठाकुर जी ने और अमित शाह जी ने किस तरीके के बयान दिए थे मैम, हम सबको याद है। बटन इतनी जोर से बजाइएगा, इतनी जोर से दबाइएगा कि शाहीन बाग तक, ये किस तरीके के बयान है। तो मैम जितना जिम्मेदार आप बस शाहीन बाग की बात करिए, आप सवाल कीजिए। वैसे हालात हो सकते हैं, हो सकते हैं, वैसे हालात तब भी नहीं हुए थे तो आप क्यों होंगे? अपनी इस देश के अंदर बीइंग मुस्लिम क्या अपनी आवाज उठाना गलत है? क्या अपने मुद्दों पर बात करना गलत है? जब हम जंतर मंतर जाते हैं तो आप ऐसे क्यों देखते हैं कि पता नहीं हम क्या उसमें वहाँ पे करने जा रहे हैं? हम भी किसी भी दूसरे सिटीजन की तरह अपना अधिकार की अपनी बात करने जा रहे हैं, किसी को उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रही बात शाहीन बाग की या जंतर मंतर की, जितना आपका अधिकार है हमारा भी उतना अधिकार है। अगर आप हमें अपनी बात रखने का कहीं मौका नहीं देंगे तो हमारे पास इवेंचुअली इस तरीके की चीज़ें बचेंगी कि अपनी बात। और शाहीन बाग का प्रदर्शन कई दिनों तक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चला, अंत में जाकर उसमें खराबी करी और शाहीन बाग में नहीं, उसका असर कहीं और देखने के लिए मिला, जहां पर पिछले कुछ दिन से कपिल मिश्रा जी जहरीली जबान बोल रहे थे। और वहीं पर बताइए, जैसे आप भी मुसलमान समुदाय की हैं, बहुत सारे ऐसे भी दूसरे AIMIM के लोग हैं या ऑल इमाम एसोसिएशन के भी हैं, वो समर्थन दे रहे हैं कि अगर हो रहा है तो गरीब मुसलमानों को जो है फायदा मिलेगा। तो मतलब वो जो बीजेपी के जो कुछ मुसलमान हैं या जो इमाम एसोसिएशन, बीजेपी के नेता या मतलब मैं किस मुसलमान की बात, बीजेपी में जो मुस्लिम नेता इसलिए इतने मुस्लिम समुदाय के हितैषी होते, तो बीजेपी जिस तरीके का प्रोपेगेंडा लेके एक भी इलेक्शन के अंदर, एक भी चुनाव के अंदर बीजेपी क्यों नहीं देती है टिकट मुस्लिम लोगों को? क्यों नहीं देती है? मुझे शायद सदर साहब के बारे में पता है, वो कब से जुड़े हो, टिकट मांगते क्यों नहीं देते? आपने दिल्ली चुनाव में किसी एक मुसलमान को टिकट नहीं दिए, कैसी सौगात आप दे रहे हैं? कैसा सबका साथ उस कैसे विकास की आप लोग बात करें? आप तो हमेशा चाहते हैं कि मुसलमान लाइन में लग जाए और वो किट का मोहताज रह जाए। आप कभी नहीं चाहते कि मुसलमान चुनाव लड़े और वो पार्लियामेंट में या किसी भी सदन में जाके पहुंचे। क्यों? क्योंकि मुसलमान अगर वहां पहुंचेगा तो मुसलमान के समाज की, उसके साथ हो रही जाति की बात करेगा। और इस देश में जो वर्तमान सरकार है वो कहीं से कहीं तक नहीं चाहती कि इस मुसलमान के अधिकारों की बात कहीं पर भी हो। तो कृपया करके अब बस इतना ही मैं आपको बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जर्नलिस्ट पहले होइए, बाद में हम कुछ और आएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए जर्नलिस्ट को अपना काम करते रहना चाहिए। और मैं इस वक्त मटिया महल बाज़ार में मौजूद थी। जो मैं मुद्दा लेकर आई थी, जो ये किट का मुद्दा था, जो ये वक्फ बोर्ड का मुद्दा था, क्योंकि ये सवाल जो है वो उठाया जा रहा, तो मैंने जवाब लिया कि आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।